नमस्ते गाइज। तो आज अपन कोऑर्डिनेशन चैप्टर को आगे बढ़ा रहे हैं और उसके अंदर वीबीटी के बाद अब सीएफटी ले रहे हैं, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। देखो यार, वीबीटी जो था वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के कलर के बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाता है। वीबीटी ये भी नहीं बता पाता है कि कोई जो लिगेंड है वो स्ट्रॉन्ग है या वीक फील्ड लिगेंड है। वीबीटी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की काइनेटिक और थर्मोडायनेमिकल स्टेबिलिटी के बारे में भी कोई इंफॉर्मेशन अपने को नहीं दे पाता। तो ये जो सब पॉइंट्स है ये वीबीटी की लिमिटेशंस है। क्या है वीबीटी की लिमिटेशंस? कि वीबीटी डज नॉट एक्सप्लेन द काइनेटिक एंड थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। वीबीटी डज नॉट गिव एनी आइडिया अबाउट द फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड्स, दैट ligands is strong or weak. VBT does not give any information about the color of coordination compound. Now इन सबको एक्सप्लेन करने के लिए नेक्स्ट जो थ्योरी अपन स्टडी कर रहे हैं वो है अपने पास CFT। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ठीक है। तो अब सीएफटी के क्या पॉइंट्स है, सीएफटी के क्या अजम्पशन है। तो सीएफटी में जो भी इंटरेक्शन था, सीएफटी के अकॉर्डिंग मेटल यानी सेंट्रल एटम और लिगेंड्स के बीच में जो भी इंटरेक्शन था वो सारे प्योरली आयनिक थे। क्या थे? प्योरली आयनिक। तो फर्स्ट अजम्पशन लिखिए, फर्स्ट अजम्पशन, द ऑल इंटरेक्शन बिटवीन सेंट्रल मेटल एटम एंड लिगेंड्स आर एंटायरली आयोनिक। ऑल इंटरेक्शन बिटवीन सेंट्रल मेटल एटम एंड लिगेंड्स आर एंटायरली आयोनिक। द सेकेंड अजम्पशन इस तरह से कि सीएफ अब होना क्या चाहिए। जब बोला है कि आयनिक, तो मेटल भी किसकी जैसे ट्रीट करे, एक आयन की तरह, और लिगेंड भी किसकी तरह ट्रीट करे, एक आयन की तरह। तभी तो आयन आयन के बीच में क्या होगा, इंटरेक्शन होगा, देन वी कॉल्ड इट इज आयनिक। नाउ तो देखो यार, सेकेंड अजम्पशन क्या है कि अकॉर्डिंग टू सीएफटी जो एनायनिक लिगेंड है, एनायनिक लिगेंड को तो बोला जाता है नेगेटिव पॉइंट चार्ज। क्यों नेगेटिव चार्ज है? एनायनिक लिगेंड्स को तो क्या बोलते हैं कि नेगेटिव चार्ज है। और अगर न्यूट्रल लिगेंड है, क्या है, न्यूट्रल लिगेंड है, तो उसको बोल दिया जाता है कि वो किसकी तरह ट्रीट करता है, डाइपोल की तरह। किसकी तरह ट्रीट करता है? डाइपोल की तरह। जैसे H2O है, H अपन ने केमिकल बॉन्डिंग इलेवन में पढ़ा होगा यार, इस पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज है, इस पे पार्शियली क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाता है, डाइपोल क्रिएट हो जाता है, प्लस माइनस। तो ये वाला जो आपका एंड है, ये वाला एंड कैसा है, नेगेटिव चार्ज है ना। तो ये क्या आ गया, एक तरह से आयन क्रिएट हो गए, इनके ऊपर चार्ज क्रिएट हो गया, और चार्ज के बीच में ही क्या लगता है, कूलम्बिक फोर्सेस अप्लाई होते हैं। तो और कूलम्बिक फोर्सेस अप्लाई होते हैं का मतलब क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आयंस के बीच में होता है। इसलिए क्या बोला गया है कि सीएफटी ने माना है कि जो भी इंटरेक्शन होगा बिटवीन द सेंट्रल मेटल एटम एंड लिगेंड्स आर प्योरली आयनिक, ठीक है। और लिगेंड्स ट्रीट एज negative point charge in the case of anionic ligands, whereas it treat as मतलब ligands treat as dipole in the case of neutral ligand। तो ये दो बातें आपको ध्यान रखनी, एक तो प्योरली आयनिक है और दूसरा नेगेटिव पॉइंट चार्ज और न्यूट्रल लिगेंड्स को क्या बोलते हैं, यहाँ पे डाइपोल की तरह ट्रीट करता है। नाउ थर्ड अजम्पशन, देयर इज अ फॉलोइंग इंटरेक्शन। देखिए, there is a following interaction between central metal atom and ligands।
there is a following interaction between central metal atom and ligands, कि लिगेंड्स के बीच और लिगेंड्स और सेंट्रल मेटल एटम के बीच में यहाँ पे क्या है, इंटरेक्शन है। कौन कौन से इंटरेक्शन होंगे यार, दो तरह के इंटरेक्शन हो रहा है। फर्स्ट है अट्रैक्शन फोर्स और दूसरा है यार रिपल्सन फोर्स, रिपल्सिव है ना। अब जो अट्रैक्शन होगा, आकर्षण होगा, वो किस किस के बीच में होगा, वो होगा न्यूक्लियस ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, ये तो पॉजिटिव हो गया, न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूक्लियस ऑफ सेंट्रल मेटल एटम एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल दो, नेगेटिव चार्ज बोल दो, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इनके बीच में अट्रैक्शन होगा, है ना। और रिपल्सन कहाँ कहाँ होगा, रिपल्सन होगा कहाँ, डी इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। जनरली अपन डी ब्लॉक के एलिमेंट की चर्चा करते हैं यार, तो अपन ने क्या लिख दिया, डी इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल मेटल एटम एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इनके बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। कि जैसे ये डी ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, डी ऑर्बिटल्स में क्या पड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन है, इधर से लिगेंड आ रहा है, लिगेंड के ऊपर क्या है, या तो न्यूट्रल है, कैसा भी है, लेकिन क्या होगा, लोन पेयर तो होगा ही। तो जैसे जैसे ये अप्रोच करेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या चलेगा यार, रिपल्सन चलेगा। क्या चलेगा, रिपल्सन चलेगा। CFT इज द मेन फोकस ऑफ CFT ऑन द दिस रिपल्सन फोर्स। CFT का मेन फोकस किस पे है, CFT मेन फोकस किस पे करती है, इस रिपल्सन फोर्स पे करती है, जो कि डी इलेक्ट्रॉन, सेंट्रल मेटल एटम के डी इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ लिगेंड, है ना, यहाँ पे भी लिख लिया ना, लिगेंड के लोन पेयर के बीच में, ठीक है। तो मेन फोकस कहाँ है CFT का, डी इलेक्ट्रॉन और लिगेंड के लोन पेयर। तो ये अजम्पशन थे CFT के, बहुत इजी है, ठीक है। सॉरी, स्क्रीनशॉट ले लो यार इसका, डी इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल मेटल एटम प्लस लोन पेयर ऑफ द लिगेंड्स। आपने जब एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टडी किया होगा तब डी ऑर्बिटल्स के शेप देखे होंगे, श्रोडिंगर थ्योरी जब पढ़ी होगी आपने, श्रोडिंगर इक्वेशन, तब भी शेप के बारे में चर्चा की जाती है। तो डी ऑर्बिटल के शेप क्या होते हैं, 5 डी ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 4 एंड 5, XY एक्सिस, YZ axis and ZX axis. This is XY and it is Z. तो लोब अगर प्लेन में रहते हैं, एक्सिस के अलोंग नहीं रहते, कहाँ पे, प्लेन में, लोब्स कहाँ है, प्लेन में। तो ये हो गया आपका कौन सा, DXY DYZ DZX। और अगर और क्या थे कि लोब्स कहाँ है, XY एक्सिस के अलोंग है, तो ये कौन सा है आपका, DX स्क्वायर Y स्क्वायर, एक होता है आपका कौन सा, DZ स्क्वायर, जिसमें लोब कहाँ होते हैं, Z एक्सिस के अलोंग होते हैं, ठीक है। और एक रिंग होती है, वो कौन से प्लेन में होती है, XY प्लेन में होती है। ये जो रिंग है वो किस में है, XY प्लेन में। तो जो एक्सिस, जो DX स्क्वायर Y स्क्वायर एंड DZ स्क्वायर है, जिसके अंदर जो लोब है वो कहाँ है, एक्सिस पे है। तो इन दोनों ऑर्बिटल्स को कंबाइन रूप से बोलते हैं, कंबाइन फॉर्म से बोलते हैं EG ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं, EG ऑर्बिटल। और ये जो तीनों प्लेन में है, जिनमें लोब कहाँ है, एक्सिस पे ना होके प्लेन में है, उसको बोलते हैं अपने T2G ऑर्बिटल। इनको क्या बोलते हैं, T2G ऑर्बिटल, और इनको बोलते हैं EG ऑर्बिटल्स। तो ये शेप आपने 11th में भी पढ़े होंगे, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी अपन देख रहे हैं।
ये इजी ऑर्बिटल है, इजी में कौन से dx स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर, एंड t2g में कौन से dx y z dz सॉरी dx y dy z एंड dz x ऑर्बिटल्स। स्क्रीनशॉट ले लीजिए यार इसका जल्दी से। अब ये 5d ऑर्बिटल आपके पास है ना, मेरे पास क्या है 5d ऑर्बिटल है, 5d ऑर्बिटल है, ये कुछ इस तरह से 1 2 3 4 5। अब इन 5d ऑर्बिटल की, इन 5d ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी है वो सेम है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं अपन, डीजेनरेट ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं, डीजेनरेट ऑर्बिटल। क्या बोल दिया यार, डीजेनरेट ऑर्बिटल, इनको बोल दिया डीजेनरेट ऑर्बिटल। नाउ जब लिगेंड्स अप्रोच करता है, जब लिगेंड्स सेंट्रल मेटल एटम को अप्रोच करेगा ना यार, कॉम्प्लेक्स बनाएगा। जब सपोज ये सेंट्रल मेटल एटम रखा हुआ है यहाँ पे M, ठीक है, ये इसी के ही क्या है d ऑर्बिटल्स है, और इसको कौन अप्रोच कर रहा है, लिगेंड अप्रोच कर रहे हैं। इसको कौन अप्रोच कर रहा है, लिगेंड्स आ रहे हैं बॉन्ड बनाने के लिए, लिगेंड्स इसको अप्रोच कर रहा है सर्टेन ज्योमेट्री, अकॉर्डिंग टू द ज्योमेट्री। तो होगा ये कि इसके इलेक्ट्रॉन्स और इसके लोन पेयर में रिपल्सन चलेगा, रिपल्सन होने के कारण इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, इसकी एनर्जी बढ़ जाएगा। ध्यान रखना, ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसमें प्लेन में ऑर्बिटल होते हैं और एक्सिस में ऑर्बिटल्स होते हैं। जो लोब होते हैं इलेक्ट्रॉन या तो एक्सिस पे होते हैं या प्लेन में होते हैं। तो ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग या तो T2g ऑर्बिटल में ज्यादा रिपल्सन होगा या फिर EG ऑर्बिटल में रिपल्सन ज्यादा होगा। देखेंगे अपन कि रिपल्सन किस में ज्यादा होगा, या आगे देखेंगे कौन सी ज्योमेट्री में कहाँ रिपल्सन ज्यादा हो रहा है, वो अपन देखेंगे। तो T2g में या तो ज्यादा रिपल्सन होगा या EG ऑर्बिटल में ज्यादा रिपल्सन होगा। डन। और उस रिपल्सन के कारण जिसमें ज्यादा रिपल्सन हो रहा है उसकी एनर्जी ज्यादा बढ़ जाएगी। क्यों, क्योंकि उस रिपल्सन को कम करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो उस ऑर्बिटल्स की सपोज EG में ज्यादा रिपल्सन हो रहा है, सपोज ये लिगेंड एक्सिस के अलोंग आ रहे हैं, एक्सिस के अलोंग आ रहे हैं, एक्सिस के अलोंग आएंगे तो EG ऑर्बिटल में ज्यादा रिपल्सन फील होगा और उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। तो ये जो डीजेनरेसी थी वो क्या हो गई, ये डीजेनरेसी लॉस्ट हो गई, बिकॉज EG ऑर्बिटल और T2g ऑर्बिटल की एनर्जी अलग अलग हो गई और वो दो पार्ट में स्प्लिट हो जाते हैं। वो कौन, ये जो d ऑर्बिटल है दो पार्ट में स्प्लिट हो जाते हैं। डन। इसको बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। इसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। लिखिएगा, when ligand approaches to central metal atom or ion, to central metal atom or ion in certain geometry, yeah, according to certain geometry, the degeneracy of d orbital is lost and d orbital of central metal atom splits. This is known as crystal field splitting. हिंदी में बोले तो क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। Now we are going to study about the crystal field splitting in the octahedral complex. Now we are going to study about crystal field splitting in
octahedral complexes. बहुत सिंपल है। सबसे पहले ज्योमेट्री की बात करते हैं कि ज्योमेट्री कैसी है। ये मेटल, ये स्क्वायर, ये एक्स एक्सिस, एक है वाई एक्सिस और एक है जेड एक्सिस। ये एक्स वाई और इसको दे दिया अपन ने जेड। ये यहाँ पे इसको सही करें। देखो ये इस पोजीशन में मेटल है ना। मेटल ये तो डायरेक्शन बताइए, किधर एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन। अब मेरे को बताइए कि इसके ये 5d ऑर्बिटल है, कुछ इस तरह से रखे होंगे 1 2 3 4 5 और इन सब की एनर्जी क्या होगी? इन सब की एनर्जी सेम होगी। इनको क्या बोल सकते हैं? डीजेनरेट डी ऑर्बिटल in absence of ligand, in absence of ligand। अभी तक लिगेंड विगेंड इसको क्या नहीं कर रहा, अप्रोच नहीं कर रहा। इसकी डीजेनरेसी क्या है? बराबर है, मतलब डीजेनरेसी बरकरार है। पांचों डी ऑर्बिटल की एनर्जी सेम है। सपोज अब क्या हो रहा है, लिगेंड अप्रोच कर रहा है। अभी अप्रोच कर रहे हैं, अभी पास पास में नहीं है। लिगेंड क्या कर रहे हैं? अप्रोच कर रहे हैं। तो इस मेटल एटम को ऐसा लग रहा है कि लिगेंड सब डायरेक्शन से क्या हो रहे हैं, जिस भी डायरेक्शन से आ रहे हैं, सिमिलर डिस्टेंसेस, सेम डिस्टेंसेस को अप्रोच कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है? पांचों डी ऑर्बिटल है। ये पांचों डी ऑर्बिटल इसके पास है और उन पांचों डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को ऐसा लग रहा है कि लिगेंड्स जिधर से भी आ रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, सब सिमिलर डिस्टेंस से आ रहे हैं। तो इन पांचों की एनर्जी सिमिलर वे में एक तरह से बढ़ जाएगी। हाइपोथेटिकल केस ले रहे हैं कि पांचों की एनर्जी थोड़ी बढ़ गई, क्योंकि पांचों को क्या लगा कि ये सिमिलर डिस्टेंस है, सेम डिस्टेंस है, सभी डायरेक्शन से इसको अप्रोच कर रहे हैं। एक स्फेरिकली आप सपोज सेंटर में खड़े हो किसी बड़े से स्टेडियम पे और चारों तरफ से आपकी तरफ डॉग्स छोड़ दिए गए, तो आपको ऐसा ही लगेगा कि सब तरफ से क्या हो रहा है। एक पॉइंट स्टार्टिंग में ऐसा ही लगेगा कि आप किसी भी डायरेक्शन में देखो, जो डॉग्स है सेम टाइम सेम डिस्टेंस से ही आपको क्या करेंगे, एक साथ अप्रोच कर जाएंगे। ऐसा ही फील होगा कि आप किधर से भी देखो, कि अगर इस डायरेक्शन से देख रहे हो तो भी डॉग्स सपोज 100 मीटर से आ रहा है, इधर से देख रहे हो तो भी 100 मीटर से, इधर से भी 100 मीटर से, उधर से भी 100 मीटर से, ऐसा फील होता है, आपको ऐसा लगता है। और वास्तव में किसी बड़े से ग्राउंड में अगर खड़ा कर दिया जाए, चारों तरफ से डॉग्स छोड़ दिए जाए, तो ऐसा ही लगेगा। तो इन पांचों की एनर्जी थोड़ी थोड़ी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। 1 2 3 4 और ये पांचों, ये क्या है? हाइपोथेटिकल केस है। ये क्या ले रहे हैं अपन यहाँ पे? हाइपोथेटिकल केस। तो आप इसको बोल सकते हो हाइपोथेटिकल डीजेनरेट डी ऑर्बिटल इन स्फेरिकली सिमेट्रिकल लिगेंड फील्ड, सिमेट्रिकल लिगेंड फील्ड। ठीक, हाइपोथेटिकल केस है ना, कि सिमेट्रिकली स्फेरिकली चारों तरफ से एक सारे डायरेक्शन से सिमेट्रिकली लिगेंड इसको अप्रोच कर रहे हैं, तो इनकी पांचों की एनर्जी बढ़ गई। बट एक्चुअली होता ये है कि लिगेंड जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में वो किधर से आते हैं, वो एक्सिस के अलोंग आते हैं। वो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलोंग होते हैं। यानी जो लिगेंड्स होते हैं यहाँ पे, यहाँ पे, ये इस तरह से इसको क्या करते हैं, लिगेंड अप्रोच करते हैं।
इस तरह से क्या करते हैं, लिगेंड अप्रोच करते हैं एक्सिस के अलोंग और क्या बनाते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। सोचो यार, जब लिगेंड्स अलोंग द एक्सिस अप्रोच कर रहे हैं तो ज्यादा रिपल्सन किसको फील होने वाला है, उन डी ऑर्बिटल को जिनके लोब कहां पे हैं, एक्सिस के अलोंग है, और वो दो ऑर्बिटल है जिनके लोब एक्सिस पे होते हैं, वो डी ऑर्बिटल है ईजी ऑर्बिटल, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। यानी ज्यादा रिपल्सन कहां पे है, महसूस होगा, कहां पे रियलाइज होगा, वो होगा ईजी ऑर्बिटल में। तो ज्यादा एनर्जी किसकी बढ़ जाएगी, ईजी ऑर्बिटल की। ये तो हाइपोथेटिकल केस लिया, तो ये अपने हिसाब से लिया था अपन ने। तो T2G की एनर्जी तो इससे भी क्या होगी, कम होगी, क्योंकि वहां पे तो एक्सपीरियंस किए ही नहीं ना उन्होंने रिपल्सन। तो यहाँ पे क्या होता है, बोला था अपन ने कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग है ना, कि डी ऑर्बिटल दो पार्ट में स्प्लिट हो जाता है। ज्यादा एनर्जी, ज्यादा रिपल्सन किसको फील हो रहा है, ईजी को, तो ईजी की एनर्जी क्या हो जाती, बढ़ जाती, ये ईजी ऑर्बिटल 1 और 2। और T2G की तो कमी है, 1 2 और ये 3, ये तीनों कौन से हैं, T2G ऑर्बिटल। ये ईजी ऑर्बिटल है और ये T2G ऑर्बिटल है। ये एक्चुअल स्प्लिटिंग है, ये एक्चुअल लिगेंड फील्ड में स्प्लिटिंग है, कि एक्चुअली लिगेंड्स इस तरह से अप्रोच करने के बाद इस तरह से क्या हुई है, स्प्लिटिंग हुई है, ये एक्चुअल स्प्लिटिंग है, एक्चुअल स्प्लिटिंग। ये वाला मैं रब कर रहा हूं ज्योमेट्री। तो लिगेंड्स किसके अलोंग आ रहे हैं, एक्सिस के अलोंग आ रहे हैं, तो ज्यादा रिपल्सन किसको फील होने वाला है, ईजी ऑर्बिटल को, तो उसकी एनर्जी बढ़ जाती है। ये हो गया आपके पास कौन सा ऑर्बिटल है, ईजी ऑर्बिटल, और ये हो गया आपके पास T2G ऑर्बिटल। ठीक है, ये दोनों के बीच की एनर्जी का गैप, इसको बोलते हैं बेरी सेंटर, इसको बोलते हैं बेरी सेंटर। और इन दोनों की एनर्जी का जो गैप है उसको बोलते हैं डेल्टा ओ। ओ स्टैंड फॉर द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ओ फॉर द ऑक्टाहेड्रल, अगर टी लिखेंगे तो टेट्राहेड्रल। ये ईजी और T2G के बीच की एनर्जी का गैप है, ठीक है, ईजी ऑर्बिटल और T2G ऑर्बिटल के एनर्जी का गैप है। ये जो ऊपर वाला जो होता है, ये वाला गैप, ये होता है प्लस 0.6 डेल्टा ओ होता है, और ये नीचे वाला होता है माइनस 0.4 डेल्टा, माइनस 0.4 डेल्टा, और ये हो गया 0.6 डेल्टा ओ। ठीक है, तो ये अपने को नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हाँ लिखिएगा, इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ligands approach central metal atom or ion, central metal atom or ion along the axis, full stop. So more repulsion is experienced by EG orbital then T2G orbital. So energy of EG orbital increases, so energy of EG orbital increases and d orbital splits, and d orbital splits into part, ठीक है। नाउ देखो,
ये डेल्टा ओ क्या होता है? ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पैरामीटर, या फिर इसको बोलते हैं एनर्जी गैप। एनर्जी गैप ही तो था, एनर्जी गैप बिटवीन ईजी एंड T2G ऑर्बिटल, ईजी एंड T2G ऑर्बिटल। ठीक है, और दो केस ले रहे हैं। इफ डेल्टा ओ इज लेस देन P and delta O is greater than P. P is the pairing energy. P क्या है? Pairing energy. कुछ इस तरह से अपने पास स्प्लिटिंग थी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। देखो, अगर डेल्टा O कम है, डेल्टा O क्या है? कम है। ये जो एनर्जी गैप है ये क्या है? कम है। कम है और आपको इलेक्ट्रॉन फिल करना है, यानी क्या करना है? अपने को इलेक्ट्रॉन फिल करना है। सपोज D4 कॉन्फ़िगरेशन ले रहे हैं अपन। क्या कर रहे हैं? D4 कॉन्फ़िगरेशन है ना, समझना बस। D4 4 इलेक्ट्रॉन फिल करना है। एक कब? जब एनर्जी गैप कम होगा, और एक कब? जब एनर्जी गैप ज्यादा होगा। अभी इतना समझो, एनर्जी गैप कम है तो 1 2 3 और 4 इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा? ऊपर, क्योंकि ये एनर्जी गैप क्या है? कम है, तो वो ऊपर चला जाएगा। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? T2G 1 1 1 इस तरह से लिखते हैं, और इजी में 1 0। अच्छा, जब ये स्प्लिटिंग ज्यादा हो रही होगी, ये गैप ज्यादा हो रहा होगा, तब ये 4th इलेक्ट्रॉन ऊपर ना जाके यहीं पे एयर अप हो जाएगा, यहीं पे एयर अप हो जाएगा। तो अब कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? T2G 2 1 1 एंड EG 0 0। ठीक है, यहाँ पे क्या था? डेल्टा O कम था, यहाँ पे डेल्टा O ज्यादा है। तो बस ये डेल्टा O कम है किससे? P से। डेल्टा O ज्यादा है किससे? P से। अगर डेल्टा O ज्यादा है P से, एक सेकेंड, हाँ, अगर डेल्टा O क्या है? ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जाएगा, कहाँ जाएगा? T2G में आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन पेयर्स अप, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? पेयर हो जाएंगे। और यहाँ पे क्या होगा? जब डेल्टा O छोटा होगा, डेल्टा O की वैल्यू कम ही होगी। यार सपोज इलेक्ट्रॉन को ऊपर जाने में तो 10 जूल एनर्जी चाहिए। सपोज इलेक्ट्रॉन को तो ऊपर वाले ऑर्बिटल में जाने के लिए 10 जूल एनर्जी चाहिए, और पेयरिंग एनर्जी 15 जूल है। तो क्यों जबरदस्ती 5 जूल एनर्जी ज्यादा देनी? वो क्या होगा? ऊपर चला जाएगा यार, एनर्जी कम है तो। ठीक है, तो एनर्जी कम है तो क्या लिख दोगे आप? नो पेयरिंग, नो पेयरिंग। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर सब है ना, ये हाफ फील्ड, ये 3 इलेक्ट्रॉन, यानी ये हाफ फील्ड भर गया, हाफ फील्ड हो गया। हाफ फील्ड होने के बाद चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा। तो ये बात ध्यान रखें, ये किसके ऊपर? पेयरिंग किसके ऊपर डिपेंड करती है? इस डेल्टा O की वैल्यू के ऊपर, कि डेल्टा O ज्यादा है तो पेयरिंग हो जाएगी, डेल्टा O कम है तो इजीली इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा। ये डेल्टा O की वैल्यू जिन फैक्टर पे डिपेंड करती है उनको भी अपन देखेंगे। नेचर ऑफ लिगेंड्स अपन ने VBT के अंदर बात की थी, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स और वीक फील्ड लिगेंड्स। द स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड्स इज डिपेंड ऑन द डेल्टा O, कि डेल्टा O अगर स्प्लिटिंग ज्यादा हो रही है तो वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है तो वो क्या करा देगा? डेल्टा O ज्यादा है तो क्या करा देगा? पेयरिंग करा देगा। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स में डेल्टा O की वैल्यू ज्यादा होती है, वीक फील्ड में डेल्टा O की वैल्यू कम होती है। ठीक है, तो ये इतना तो लिखो। हेडिंग डाले पेयरिंग एनर्जी, हेडिंग डाले पेयरिंग एनर्जी, लिखिए द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, the amount of energy required for pairing of electron in an
in half filled orbital against the electrostatic repulsion is known as pairing energy। और सीधी सी बात है, जब एक ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है उसका पेयरिंग कराएंगे तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होगा। उस रिपल्सन के अगेंस्ट भी क्या करा रहे हैं, पेयरिंग कराने के लिए जो एनर्जी दे रहे हो, उसको ओवरकम करने के लिए जो एनर्जी दे रहे हो, उसे क्या बोलते हैं अपन, पेयरिंग एनर्जी बोलते हैं। द अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन इज नोन एज द पेयरिंग एनर्जी। नाउ फैक्टर अफेक्टिंग डेल्टा ओ है ना, इसके बारे में देख लेते हैं। फैक्टर्स affecting delta O, फर्स्ट है नेचर ऑफ लिगेंड। जल्दी से हेडिंग डालो, निकला तो नेचर ऑफ लिगेंड लिखिएगा इसमें। नेचर ऑफ लिगेंड में लिखे द लिगेंड which cause more splitting ब्रैकेट में लिख लो greater than pairing energy। ligands which cause more splitting is called strong field ligands, otherwise weak field ligands। नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखना डिपेंडिंग upon the strength of ligands, a series is formed named as spectrochemical series in which ligands are arranged in increasing order of their strength है ना। तो लिगेंड्स को अरेंज किया गया है उनकी स्ट्रेंथ के बेसिस पे, कि जैसे जैसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, जैसे जैसे अपन लेफ्ट टू राइट जाएंगे, लिगेंड की जो स्प्लिट कराने की स्ट्रेंथ है, मतलब जो एनर्जी गैप ज्यादा कराने की जो ताकत है, स्ट्रेंथ है, वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और उस सीरीज को अपन बोलते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है ना। तो एक सीरीज लिख रहा हूं, उसे आपको याद भी रखनी है। अब वो काम में आएगी आपको, उससे पता चल जाएगा कि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड से वीक फील्ड, उस हिसाब से आप पेयरिंग कराओगे और पेयरिंग नहीं कराओगे। तो वो क्या है देखो,
तो ये सीरीज है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ये एक के बाद एक ही है इस तरह से, ऐसे इनकी फील्ड स्ट्रेंथ क्या हो रही है, बढ़ रहती जा रही है। ठीक है यार, ये सारे जनरली ये और ये वाले, ये चार तो नीचे वाले चार तो प्योरली क्या बोलते हैं अपन, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है। और पिरिडीन से लेके दिस ये मॉडरेट लिगेंड्स है। मॉडरेट का मतलब ये किसी कॉम्प्लेक्स में तो स्ट्रॉन्ग की जैसे बिहेव कर रहे होंगे, किसी कॉम्प्लेक्स में किसकी जैसे ट्रीट कर रहे होंगे, वीक की जैसे ट्रीट कर रहे होंगे, इसलिए इसको मॉडरेट बोलते हैं। लेकिन जनरली ये क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग की जैसे ही बिहेव करते हैं, जनरली स्ट्रॉन्ग की जैसे बिहेव करते हैं। लेकिन ये वीक की जैसे भी क्या कर सकते हैं, बिहेव कर सकते हैं। लेकिन ये तो किसकी जैसे बिहेव करेंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स की जैसे। और ये बाकी बच गए ये सारे क्या है, वीक फील्ड लिगेंड्स। ये सारे क्या है, वीक फील्ड लिगेंड्स है। जैसे ये क्या है, हैलाइड से है ना, और सल्फर डोनर एटम हो गया, और ऑक्सीजन डोनर एटम हो गया। जनरली बात करें, जनरली इन जनरल लिगेंड्स विथ डोनर एटम, जनरल लिखें। अच्छा पहले ये लिख लो एक बार, ये आराम से दो लाइन का स्पेस देके लिखना, ठीक है। अभी फिर स्क्रीनशॉट खींच लेना इसका, आप लिख लीजिए पहले। इन जनरल कॉमा लिगेंड्स विथ डोनर एटम, लिगेंड्स विथ डोनर एटम, हैलाइड सल्फर एंड ऑक्सीजन, लिगेंड्स विथ डोनर एटम, हैलाइड सल्फर एंड ऑक्सीजन इज weak field ligands, is weak field ligands, and with donor atom कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन नाइट्रोजन, सब में नाइट्रोजन डोनर एटम, कार्बन नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, कार्बन नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। वापिस बोल रहा हूं, इन जनरल, ये जनरल टर्म्स बोल रहा हूं, इन जनरल द लिगेंड्स with donor atom halides sulfur oxygen है ना, ये हेलोजन है, are weak field ligands, and with donor atom carbon nitrogen and phosphorus are strong field ligands है ना। कि जिन लिगेंड्स में डोनर एटम कार्बन नाइट्रोजन हुआ वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है, जिनमें सल्फर ऑक्सीजन हैलाइड हुआ वो वीक फील्ड लिगेंड्स है। ठीक है, अब इनकी छोटी सी एक ट्रिक बनाई हुई है ना, आप अपने अकॉर्डिंग भी बना सकते हो। देखो आई है ना, तो इतना, डी है तो बुरा, सल्फाइड सा, थायोसाइनाइड, इतना बुरा सा था, कालूराम नाई है ना, कालूराम नाई। तो ये फर्स्ट लाइन की हो गई। सेकेंड लाइन में एजाइड आयन है तो अजीब, एफ अजीब फूला है, ये हाइड्रोक्साइड हो गया है ना। ये आपके पास C2O4 2- है, ऑक्सिलेट आयन है। ये क्या है, ऑक्सिलेट आयन। अजीब फूला है बेल, बहुत फूला हुआ बेल है, हट जाओ भैया सब, हटो नीसाई, ये तो मार देगा, हटो नीसाई, NCS नीसाई है ना। यहाँ पे ये क्या है, मिथाइल साइनाइड, मिश्रा है ना, मिश्रा, ये पिरिडीन प्यारे, अमीन आए, मिश्रा प्यारे आए, मिश्रा और प्यारे आए है ना। हुआ क्या, उनकी धुलाई होगी कैसे, ईएन इन्होंने, ये भी पाई, इन्होंने भी पाई, ये फेन को लिख रहा हूं, ये फेन N3 है ना, फ्री एनो नी, इन दोनों का ध्यान रखना, फ्री नी पिटाई, धुल गए ना, हो गई पिटाई आने पे, फ्री नी पिटाई, साइनाइड CN है ना, सुनो कोबाल्ट कोई भाई, सुनो कोई भाई है ना। तो इस तरह से ट्रिक बताई हुई है। क्या है, इतना बुरा सा था कालूराम नहीं, फर्स्ट लाइन खत्म। अजीब फूला है बेल हटोनी साई,
खत्म। मिश्रा प्यारे आए, इन्होंने भी पाई, इन्होंने भी पाई, खत्म। फ्री नहीं पिटाई, सुनो कोई। अब ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो यार ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड से इसमें पेयरिंग होगी, बहुत ज्यादा क्या कराएंगे, स्प्लिटिंग कराएंगे, और ये क्या कराएंगे, जो स्प्लिटिंग डेल्टा ओ की वैल्यू है वो इनमें क्या होगी, कम होगी, है ना। तो ये फर्स्ट था लिगेंड्स के बिहेवियर पे, नेचर ऑफ लिगेंड्स पे डेल्टा ओ की वैल्यू किस तरह से डिपेंड करती है। नाउ कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ और पॉइंट है। सेकंड है नेचर क्या, डी ब्लॉक एलिमेंट पे कैसे कि ये पीरियड में इधर जा रहे हैं तब भी डेल्टा ओ की वैल्यू बढ़ रही है, और इस तरफ आ रहे हैं तब भी डेल्टा ओ की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है ना। इसको ध्यान रखें। ये डी ब्लॉक एलिमेंट, ये लेफ्ट टू राइट जाने पे भी डेल्टा ओ की वैल्यू बढ़ती है, राइट टू लेफ्ट सॉरी टॉप टू बॉटम आने पे भी डेल्टा ओ की वैल्यू बढ़ती है। थर्ड, चार्ज ऑन मेटल, चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल एटम पे कैसे डिपेंडेंसी होती है। सीधी सी बात है यार कि चार्ज क्या हुआ, बढ़ा, चार्ज बढ़ने पे जेड इफेक्ट क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस का इफेक्ट बढ़ जाएगा, और न्यूक्लियस का इफेक्ट बढ़ने पे जो लिगेंड से बहुत अच्छे से क्या करेंगे, अप्रोच करेंगे, बहुत जल्दी से अप्रोच करेंगे, तो एनर्जी ज्यादा निकलेगी, एनर्जी ज्यादा निकलेगी तो डेल्टा ओ की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, जैसे Na2+ है और Na4+ है, ज्यादा स्प्लिटिंग कहाँ होगी, यहाँ होगी, यहाँ होगी तो यहाँ पे पेयरिंग हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी तो अंदर वाला डी ऑर्बिटल काम में आएगा, यहाँ आता है काम, अगर ऑक्टाहेड्रल है तो sp3d2 और यहाँ आ गया d2sp3। तो ये चार्ज का इफेक्ट है कि ये Na4+ होने पे पेयरिंग हो गई क्योंकि डेल्टा ओ बढ़ गया, डेल्टा ओ बढ़ गया तो ये नीचे जो इलेक्ट्रॉन है अब नीचे ही पेयरिंग हो जाएगी, ऊपर नहीं जा पाएगा, यानी ईजी ऑर्बिटल में नहीं जा पाएगा, तो d2sp3। और एज कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीजेस डेल्टा ओ इंक्रीजेस, कोऑर्डिनेशन बढ़ने के कारण डेल्टा ओ इंक्रीज हो जाएगा। जैसे अगर मैं बात करूं टेट्राहेड्रल में स्प्लिटिंग और ऑक्टाहेड्रल में स्प्लिटिंग, तो ऑक्टाहेड्रल में ज्यादा स्प्लिटिंग होगी, क्यों, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल में 6 लिगेंड आते हैं और टेट्राहेड्रल में 4 लिगेंड ही आते हैं, तो 6 लिगेंड के कारण ज्यादा रिपल्सन होता है, तो वहां पे स्प्लिटिंग ज्यादा होती है। ऐसे अगर मैं पेयरिंग एनर्जी की बात करूं, है ना, अगर पेयरिंग एनर्जी की मैं बात करूं तो इधर आने पे, लेफ्ट टू राइट आने पे पेयरिंग एनर्जी बढ़ती, लेकिन इधर आने पे पेयरिंग एनर्जी कम हो जाती है। जैसे जैसे डी ऑर्बिटल बढ़ता है, जैसे जैसे डी ऑर्बिटल का शेप बढ़ता है, मतलब ऊपर से नीचे आने पे डी ऑर्बिटल क्या हो गए, बढ़ेंगे, बढ़ेंगे तो पेयरिंग एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाती है ना। और ये जो स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड लिगेंड्स की बात करते हैं अपन 3D सीरीज के लिए बात करते हैं, किसके लिए बात करते हैं, 3D सीरीज के लिए बात करते हैं। 4D 5D सीरीज, 4D 5D सीरीज, डी सीरीज की बात कर रहा हूँ, डी ब्लॉक की। 3D सीरीज जो फर्स्ट सीरीज है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, इनके लिए ही स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड लिगेंड्स की अपन बात करते हैं। बाकी सारे डी ऑर्बिटल के लिए, जो भी बाकी सारे डी एलिमेंट्स के लिए, यानी 4D सीरीज एलिमेंट, 5D सीरीज एलिमेंट, 6D सीरीज एलिमेंट, इन सब के लिए जो स्ट्रॉन्ग जो लिगेंड्स होते हैं वो सारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स ही होते हैं। वो सारे कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होते हैं। याद रख लेना यार कि 3D सीरीज के लिए वीक फील्ड लिगेंड्स और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स की बात करते हैं। 4D 5D 6D के लिए सारे लिगेंड्स ही स्ट्रॉन्ग की तरह क्या करते हैं, बिहेव करते हैं। ठीक है, अब लिख रहे हैं अपन, नेक्स्ट हेडिंग है आपके पास CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन
CFSE एनर्जी, CFSE क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी लिखना। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, the amount of energy released or enthalpy change, the amount of energy released and enthalpy change on the complex formation, on the complex formation in actual field ligands, in actual field ligands over the spherical symmetrical field ligand, over the spherical symmetrical field ligands। यार अपन ने बात की थी कि ये स्फेरिकल सिमेट्रिकल फील्ड लिगेंड्स में हाइपोथेटिकल केस लिया था, ये तो हाइपोथेटिकल था और एक्चुअल क्या था, कुछ इस तरह से स्प्लिटिंग थी। तो यहाँ पे स्प्लिट होने के कारण एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। उस जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसी को क्या बोलते हैं अपन, CFSE बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, CFSE बोलते हैं। अच्छा, एंथैल्पी चेंज क्यों बोला, थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ा होगा आपने, थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ा होगा। अगर एनर्जी जाती है 100 जूल एनर्जी है, 50 जूल चलेगी, कितनी बची, 50 जूल। 100 जूल पहले की एंथैल्पी थी, 50 जूल अभी की एंथैल्पी, तो वो एंथैल्पी में चेंज ही तो हो रहा है। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन आपने पढ़ी थी, एंथैल्पी में क्या होते हैं, चेंजेस होते हैं। तो ये स्प्लिटिंग के कारण, एक्चुअल स्प्लिटिंग में जो एनर्जी जा रही है, रिलीज हो रही है, उसे अपन क्या बोलते हैं, CFSE बोलते हैं। एक और पॉइंट कि अगर ये ज्यादा स्प्लिटिंग होती है तो CFSE की वैल्यू ज्यादा है, यानी ज्यादा एनर्जी चली गई। और अगर ये कम स्प्लिटिंग होती है यानी CFSE की वैल्यू कम है। ठीक है, ये ज्यादा वाला केस, ये ज्यादा वाला केस और ये कम वाला केस। ठीक है, इलेक्ट्रॉन फिल कर रहा हूं भैया, इस तरह से कर दिए, इसमें इलेक्ट्रॉन मैंने इस तरह से फिल कर दिए। ठीक है, नाउ ये लोवेस्ट, ये लो एनर्जी या हाई एनर्जी, ये भी लो एनर्जी या हाई एनर्जी, बताओ दोनों में से स्टेबल कौन सा, दोनों में से स्टेबल कौन सा वाला, ये वाला है, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन किसमें, लो एनर्जी वाले ऑर्बिटल में। और अपन ने पढ़ा भी था, जिस सिस्टम की एनर्जी कम होती है वो ज्यादा स्टेबल होता है। यानी CFSE ज्यादा होने के कारण, CFSE ज्यादा होने के कारण इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी वाले ऑर्बिटल में ही एंटर करता है, यानी पेयरिंग करा देता है। तो वो सिस्टम, वो कॉम्प्लेक्स क्या होता है, स्टेबल होता है। तो क्या हो गया, मोर इज द CFSE, मोर इज द वैल्यू ऑफ CFSE, मोर इज द, लिखिए, मोर इज द वैल्यू ऑफ CFSE, कॉमा, मोर विल बी द स्टेबिलिटी, मोर विल बी द स्टेबिलिटी। CFSE की वैल्यू ज्यादा होने पे स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी, क्योंकि एनर्जी ज्यादा निकल जाएगी। नाउ अब आगे CFSE की कैलकुलेशन कैसे करते हैं सब, फॉर्मूला बहुत सिंपल है, 0.6 डेल्टा O मल्टीप्लाई बाय EG ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, माइनस 0.4 डेल्टा O मल्टीप्लाई बाय T2G ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, प्लस X इंटू P। कुछ इस तरह से ही था ना, इधर EG था और यहाँ पे T2G था, ये बेरी सेंटर, ये 0.6 डेल्टा O, ये -0.4 डेल्टा O, इसी से बनाया ये 0.6 डेल्टा O NEG। NEG क्या है यार, इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन EG ऑर्बिटल। ये क्या है, NT2G क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G ऑर्बिटल। ठीक है, P क्या है,
पेयरिंग एनर्जी, पी क्या है, पेयरिंग एनर्जी। अच्छा ये एक्स क्या है, तो एक्स है बेटा एक्स्ट्रा पेयर, एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों का एक्स्ट्रा पेयर इन एक्चुअल या अंडर एक्चुअल फील्ड लिगेंड our spherically symmetrical ligand field है ना। एक्स्ट्रा पेयर कितने बन रहे हैं उसका नंबर है, नंबर ऑफ एक्स्ट्रा पेयर, नंबर ऑफ एक्स्ट्रा पेयर है ना। और ये आपके पास CFSE कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। अब देखो कैलकुलेट करते हैं, पहले एक्स्ट्रा पेयर की बात कर लेते हैं कि वो कैसे बनता है। रब कर रहा हूं इसको। दो कॉन्फ़िगरेशन ले रहे हैं अपन, D4 D6, वीक फील्ड लिगेंड्स की प्रेजेंस में, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स की प्रेजेंस में, वीक फील्ड लिगेंड्स की प्रेजेंस में, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स की प्रेजेंस में। डन। T2G है और EG, और ये सिमेट्रिकल फील्ड, या पहले बात कर दूं, देखो कॉम्प्लेक्स नहीं बना था, कॉम्प्लेक्स नहीं बन रहा। डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, तो पहले ये सिचुएशन थी 1 2 3 4, कोई पेयर है, कोई पेयर है क्या, नहीं है। कॉम्प्लेक्स बन गया, स्प्लिटिंग हो गई, अब 4 इलेक्ट्रॉन फिल करने, करो यार फिल। पहले बात कर रहे हैं किसकी प्रेजेंस में, वीक फील्ड लिगेंड्स की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में, वीक फील्ड लिगेंड्स। तो 1 2 3, अब ये कहां चला जाएगा, ऊपर। कोई पेयर बना क्या यहाँ पे, नहीं बना, तो x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 0। कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, T2G 1 1 1 और EG में 1 और 0। कोई पेयर बना, नहीं बना, पहले पेयर था, नहीं था, तो x तो कितना है, 0। अब बात करते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स में क्या होगा, ये जो गैप होगा ज्यादा होगा, ज्यादा होगा, और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पेयर हो जाएगा, यहाँ पेयर हो जाएगा। क्या पहले पेयर था, नहीं। अब पेयर है क्या, एक्चुअल फील्ड में, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के बाद है, कितना है, एक एक्स्ट्रा पेयर बन गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। बात आ रही है समझ में, पहले पेयर था, नहीं था, एक्स्ट्रा कितना बना, 1 बना। अच्छा कॉन्फ़िगरेशन T2G 2 1 2 1 1 और EG में 1 0 0। D6 की बात कर लेते हैं। D6 में क्या है, 5 और 1 6, पहले इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन है अपने पास, स्प्लिटिंग हो गई साहब। वीक फील्ड लिगेंड्स में भरो 1 2 3 4 5 एंड 6, 4 5 एंड 6। डन। तो क्या हुआ, कॉन्फ़िगरेशन T2G 2 1 1 एंड EG 1 1। डन। पहले कितने पेयर थे, 1। एक्चुअल फील्ड में कितना है, 1, कोई एक्स्ट्रा बना नहीं, 1 का 1 ही है, तो एक्स्ट्रा नहीं बना तो 0। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स की बात करो, स्ट्रॉन्ग फील्ड में ऊपर नहीं जाएंगे, नीचे ही क्या हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी। 1 2 3 4 5 6। अच्छा 7 होता तो वो फिर ऊपर चला जाता, क्योंकि एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2। कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, T2G 2 2 2 EG 0 0। पहले कितने पेयर थे, 1, अब एक्स्ट्रा, अब कितने हो गए, 1 2 3, एक्स्ट्रा कितने हुए, 2। एक्स्ट्रा कितने हुए, 2। एक्स्ट्रा कितने हुए, 2। अभी क्या बात समझ, कंफर्म। डन। नाउ अब देखो, इसको रब कर रहा हूं,
CFSE की वैल्यू कैलकुलेट करनी है अगर अपने को, तो CFSE क्या होगी, अगर मैं यहाँ पे CFSE बोलूं तो क्या होगा, 0.6 डेल्टा ओ नंबर ऑफ EG इलेक्ट्रॉन कितना है 1 माइनस 0.4 डेल्टा ओ नंबर ऑफ T2G इलेक्ट्रॉन कितने हैं 3 प्लस x कितना है 0 इंटू पेयरिंग एनर्जी, तो कितनी आ गई 0.6 डेल्टा ओ, कैलकुलेट करो यार, 0.6 डेल्टा ओ और 1.2 डेल्टा ओ कितना बच गया माइनस 0.6 डेल्टा ओ। देख लेना यार कैलकुलेशन, आप यहाँ पे कैलकुलेट करें तो CFSE 0.6 डेल्टा ओ, क्या ये सही कर रहा हूँ क्या मैं, हाँ जी। इजी ऑर्बिटल, इजी में कितने 0 माइनस 0.4 डेल्टा ऑफ T2G में कितने हैं 2 1 3 4, एक्स्ट्रा पेयर 1 इंटू पी कितना हो गया, ये तो 0 हो गया, ये कितना बना माइनस 1.6 डेल्टा ओ प्लस पी, ये इसकी CFSE। हाँ अगर आपको डेल्टा ओ और पी की वैल्यू दी हो तो आराम से CFSE कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे देख लो यार, इस वाले के लिए CFSE कैसे कैलकुलेट करोगे, 0.6 डेल्टा ओ मल्टीप्लाई बाई EG इलेक्ट्रॉन कितने 0 माइनस 0.4 डेल्टा ओ मल्टीप्लाई बाई 6 T2G ऑर्बिटल 6 प्लस एक्स्ट्रा पेयर 2 मल्टीप्लाई बाई पेयरिंग एनर्जी, तो कितनी आ गई माइनस 2.4 डेल्टा ओ प्लस 2p। तो ये आ गया आपके पास CFSE की वैल्यू, ठीक है डन, स्क्रीनशॉट ले लो। इस तरह से CFSE कैलकुलेट करते हैं। CFSE ये जो डेल्टा हो ये भी क्या है आपके पास एनर्जी है, और P क्या है, ये भी क्या है एनर्जी है, ठीक है। तो डेल्टा को क्या बोल सकते हो, अगर फॉर्मूला आ जाए तो आप क्या बोल सकते हो h न्यू, एनर्जी तो है h न्यू बोल सकते हो, या hc बाय लेमडा, एनर्जी तो है किसके इक्वल होगी h न्यू या hc बाय लेमडा के, ठीक है। अब देखो यार, ये तो आ गया आपके पास कि CFSE कैसे कैलकुलेट करते हैं। एक अपन ने बात की थी लो स्पिन कॉम्प्लेक्स और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स जिसके अंदर पेयरिंग हो जाती है, तो D3 कॉम्प्लेक्स तक तो पेयरिंग की बात होती नहीं है, ये स्क्रीनशॉट लो। D3 कॉम्प्लेक्स तक तो पेयरिंग की बात आप कर ही नहीं सकते ना, क्यों, क्या पेयरिंग होगी, कुछ नहीं। अगर मैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की बात करूं, D3 कॉम्प्लेक्स जैसे ये EG ऑर्बिटल है 1 2 3, तो 1 2 3 यहाँ तक तो पेयरिंग की बात करेंगे ही नहीं, तो लो स्पिन हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स की चर्चा तो होगी ही नहीं। D0 से D3 तक कोई हाई स्पिन लो स्पिन का कंसेप्ट नहीं। अच्छा D8 की बात करूं, D8 की मैं बात करूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 7 8, ठीक है। तो D8 से लेके D10 तक की बात कर लो, वो फिर वो 9 और 10 इस तरह से आएगा। तो इसमें भी हाई स्पिन लो स्पिन की कोई बात होगी नहीं, क्यों नहीं होगी यार, ये फील है ना, कुछ इस तरह से अपन ने लिखा था, ये ऑलरेडी यहाँ पे क्या है इस तरह से। अब इस एक की पेयरिंग करा के क्या करूंगा, अगर मैं पेयरिंग भी करा लूंगा तो ये खाली छूट जाएगा, लेकिन अपन को तो इनर ऑर्बिटल भी कितना चाहिए 2 चाहिए। आप इस तरह से तो नहीं लिख सकते DsP3D2, सॉरी 1 2 3 4 5 6, कुछ इस तरह से तो आप हाइब्रिडाइजेशन नहीं निकाल सकते यार, कि एक ऑर्बिटल डी अंदर वाला ले लिया, एक कहाँ का ले लिया बाहर वाला, ये तो ले ही नहीं सकते। तो इसमें तो आप क्या नहीं कर सकते, कोई हाई स्पिन लो स्पिन का कंसेप्ट है ही नहीं। हाई स्पिन लो स्पिन का कंसेप्ट कहाँ आता है D4 से लेके D7 तक, D4 से लेके D7 में ही आप क्या करते हो लो स्पिन और हाई स्पिन की बात करते हैं। अगर पेयरिंग हो गई तो लो स्पिन, नहीं तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स।
अच्छा D7 में कैसे? D7 तो ये रहा सर, D7 तो ये रहा, D7 में कैसे बात कर सकते हैं? एक दो तीन स्ट्रॉन्ग फील्ड में है ना, 4 5 6 7, ये तो ऐसे आ गया यार। D7 में कैसे बात कर दी सर आपने? ये देखो 1 2 3 4 5 6 7, कुछ इस तरह से होता। ये है कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये कहीं आउटर ऑर्बिटल में चला जाता है, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है कहीं आउटर ऑर्बिटल में चला जाता है। कहाँ चला जाता है? आउटर ऑर्बिटल में चला जाता है। ये डी ऑर्बिटल दोनों क्या हो जाते हैं? खाली हो जाते हैं, तो अंदर वाले दोनों डी ऑर्बिटल काम में आ जाते हैं। ठीक है, तो लो स्पिन हाई स्पिन का कंसेप्ट अपन कहाँ देखते हैं? D4 से D7 में। अंदर वाला डी ऑर्बिटल काम में आ रहा है तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और बाहर वाला डी ऑर्बिटल आता है तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अब बात ये आ रही है कि अगर 50-50% दोनों लिगेंड आ गए, कोई कॉम्प्लेक्स है जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है ना, तो तीन लिगेंड्स तो वीक फील्ड वाले आ गए और 3 स्ट्रॉन्ग फील्ड वाले आ गए, तब क्या करना है? तब स्ट्रॉन्ग फील्ड की जैसे बिहेव करना है या वीक फील्ड की जैसे बिहेव करना है? if 50% weak field ligands and 50% strong field ligands है ना, तब क्या बात करनी है अपने को? तो इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स in octahedral complex, in tetrahedral complex, octahedral complex और tetrahedral complex। अगर 50-50% यानी इसके अंदर ऑक्टाहेड्रल का मतलब 3 वीक फील्ड लिगेंड्स आ गए और 3 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स आ गए, तो ओवरऑल आपको क्या मानना है कि वो स्ट्रॉन्ग फील्ड ही है, ओवरऑल स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। लेकिन अगर टेट्राहेड्रल में आ गए, मतलब 2 WFL आ गए और 2 SFL आ गए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स, तो आपको क्या मानना है कि ओवरऑल क्या होंगे? वो वीक होंगे। ओवरऑल जो लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ है वो क्या है? वीक है। और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या है? ओवरऑल क्या है? वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है। यानी आपको जो फील्ड मानना है, यानी अगर 3-3 आ जाते हैं तो आपको ओवरलैपिंग करा देनी है। आते नहीं वैसे पूछेंगे नहीं, लेकिन फिर भी याद रहे 50-50% है, तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ओवरऑल स्ट्रॉन्ग है और टेट्राहेड्रल में ओवरऑल क्या है? वीक फील्ड स्ट्रेंथ की जैसे बिहेव करेंगे ना। ठीक है साहब, तो अब नेक्स्ट लेक्चर में अपन टेट्राहेड्रल में स्प्लिटिंग देखेंगे। घर पे ही जाके क्या घर पे ही हो आप? तो सॉरी है ना, अच्छा खासा लॉकडाउन चल रहा है, घर पे ही है तो घर पे ही रहें, सुरक्षित रहें। ठीक है, बाहर की चीजें अवॉइड करें, घर पे बना के अच्छे से खाएं। तो देखो अब टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की स्प्लिटिंग देखेंगे। आप प्रैक्टिस करना D0 से लेके D10 तक, वीक फील्ड लिगेंड्स, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स, हर के 2 पार्ट बनेंगे, उनमें CFSE कैलकुलेट करना। उनमें क्या करना? CFSE का फॉर्मूला निकालना। डेल्टा और पी के फॉर्म में आएगा, पी की टर्म्स में आएगा, जैसे अपन ने कैलकुलेट किया था ना, डेल्टा और पी की टर्म्स में आएगा, उस तरह से CFSE कैलकुलेट करना। बात आ रही, पोर्शन बना लेना यार। जैसे ये है EC, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, D0 वगैरह इस तरह से है ना, D1 D2 इस तरह से। यहाँ पे लिख देना T2G और EG कॉन्फ़िगरेशन है ना। ये पहले तो फील्ड स्ट्रेंथ 2 पार्ट बन जाएंगे, वीक फील्ड लिगेंड्स, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स, सबके क्या बन जाएंगे? 2 पार्ट बन जाएंगे, वीक फील्ड लिगेंड्स, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। वैसे 3 तक तो D1 D2 D3 तक तो आपको बनाने की जरूरत ही नहीं है, 2 पार्ट, एक पार्ट में काम हो जाएगा, और ऐसे D8 से D10 में काम हो जाएगा। और फिर यहाँ पे लिख दोगे आप T2G और EG कॉन्फ़िगरेशन इनका कि क्या क्या आता है, और फिर यहाँ पे कैलकुलेट कर लोगे आप CFSE। तो इस तरह से जैसे अपन ने कैलकुलेट किया था
उस तरह से आप एक टेबल बना लेना D0 से लेके D10 तक, ठीक है। तो इससे आपकी CFSC की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक है। तो घर पे रहें, सुरक्षित रहें, ठीक है। लॉकडाउन के मजे लें। थैंक यू।